एक शर्प ने बताया, भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। दोस्तों, एक समय नाग और नागिन एक पहाड़ी पर बैठे थे। तभी नागिन नाग से कहने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों, तब नाग कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निसंकोच होकर पूछो। मुझे तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। नागिन कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। दोस्तों, तभी नाग कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता और नरक जाने के समान है। दोस्तों, तब नागिन कहती है, हे स्वामी, ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं ध्यान और मन लगाकर सुनूंगी। दोस्तों, फिर नाग कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था, जिसमें तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। फिर एक दिन एक किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतने ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। दोस्तों, फिर वही उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहाँ से धान के खेत दिखाई देते हैं। वहीं फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। दोस्तों, फिर नाग कहता है, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटे बेटा जो था, उसका नाम गोलू था। वह कहता है, मुझे खलिहान में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वही गोलू जो था, अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी गोलू को करने पड़ते थे। दोस्तों, किसान के 2 बड़े बेटे थे, एक का नाम मोहन था और दूसरे का अजय था। सबसे बड़े बेटे मोहन ने ज्योतिष का काम शुरू किया और बहुत सारा धन कमाया। वहीं दूसरे नंबर के बेटे अजय ने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाए। परिवार में खुशी का माहौल था और कोई भी कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव न हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और किसान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, फिर समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उसने कहा, बेटों, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं हो पाता है। दोस्तों, फिर वही किसान की पत्नी की बात को सुन करके तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, फिर अपने बेटों की बात को सुन करके माँ को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम मोहन था, वह ज्योतिष में बहुत ज़्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उस मोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो मोहन का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वही दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम अजय था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था
उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम गोलू था, वह कड़ी मशक्क़त करता था, बहुत मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। दोस्तों फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा गोलू था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है, उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, न ही उसे शौक करने के लिए मिलता। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों फिर नाग कहता है, हे प्रिय। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा जो गोलू था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम को गोलू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। दोस्तों वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूँगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों फिर वही पत्नी तमतमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों वहीं पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। दोस्तों फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात को सुनकर के गोलू कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। दोस्तों फिर नाग कहता है, हे प्रिय। वहीं किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही छड़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। दोस्तों फिर ऐसा सोच करके वह गोलू की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिए? फिर जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है, वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, फिर अपने अपने पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ क्या यह अन्याय नहीं है? दोस्तों फिर नाग कहता है, हे प्रिय। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन करके गोलू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। दोस्तों फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर के गोलू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। दोस्तों फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। फिर वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर के माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। दोस्तों फिर वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वही ज़मीन जायदाद के सभी कागज़ जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं।
वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारी घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहू को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। दोस्तों, गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, जो कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों का जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो, तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच जाएंगे। दोस्तों, फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा गोलू जब कुछ दूर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर गोलू ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वहां खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब गोलू ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस जमीन पर धान लगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी के मुद्राएं देंगे। गोलू जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर गोल बनाओ, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों को क्या करें? तब गोलू ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो, ये गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकित हो जाएगा। दोस्तों, फिर गांव वालों ने गोलू के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने गोलू को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। फिर गोलू उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। दोस्तों, फिर किसान का दूसरा बेटा अजय घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जब उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ काफ़ी दुखी लग रहा था। तब अजय ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हैं, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति कहने लगा, हम 4 भाई हैं, हमारे पिता ने मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति हमें चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। जैसे ही बिल्ली सोई तब चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। दोस्तों, जब बिल्ली वहाँ से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मर दिया, क्योंकि आग की वजह उस टांग से थी जो मेरे हिस्से में आई थी। पंचायत में यह मामला गया और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। तब उस व्यक्ति की बात सुनकर अजय ने कहा, चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तब व्यक्ति ने जवाब दिया, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा,
फिर शर्त मानने के बाद अजय ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को बुलाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलूंगा। फिर किसान के बेटे की बात सुनकर व्यक्ति ने अपने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। फिर जब भीड़ जमा हो गई और सबकी बात सुनी गई, तब अजय किसान का बेटा बोल पड़ा, सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जिस टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी वह जख्मी थी, और यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से ही सब घरों में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली कभी भी भाग नहीं सकती। टूट चुकी टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही तीनों टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या टूटे हुई टांग का दोष है या उन सही टांगों का? फिर अजय की बुद्धिमत्ता ने सभी गांव वालों को अचंभित में डाल दिया और सभी ने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना होगा। इसके बाद जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अजय को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट गया। दोस्तों, अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम मोहन था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर मोहन सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब मोहन ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। फिर मंत्री के रोने की बात सुनकर मोहन ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तब मोहन ने शर्त मान ली और मंत्रियों से कहा कि उसे हाथी के पास ले चलें। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो मोहन ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहाँ कई नावें हों। तो मंत्री ने ऐसा ही किया और मोहन ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करे। दोस्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी। जब नाव धंसना रुक गई तो मोहन ने कहा, जहाँ नाव रुकी है वहाँ निशान लगा दो, फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। दोस्तों, फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और मोहन ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। दोस्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो मोहन ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो, इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और मोहन को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह भी मोहन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। दोस्तों, फिर नाग कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सकें। दोस्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा कर लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर कि जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंदी है तब तक उससे सफाई हो सकती है, जब उसकी सींग बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिता ने मरने से पहले
मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा न होने दूंगी। दोस्तों, फिर नाग कहता है, हे प्रिय, तुमने पूछा था कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। तो समझो, अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहुओं के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है क्योंकि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नज़रों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनका जीवन कठिन है, जबकि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी उनके जेठ अपनी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत ही करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। दोस्तों, यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कमाए ज़्यादा या कम, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्र करें और एक साथ बैठकर निर्णय लें कि क्या करना है और सभी बहुओं को समान अधिकार दें, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। 1. यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात को किसी अन्य को न बताएं। धन ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन आने पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। 2. अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बात बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वह आपके भाई के सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। 3. किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। 4. यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। 5. यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हों या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपका मूर्ख समझेंगे, इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। दोस्तों, फिर नाग कहता है, हे प्रिय, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है, तो समझ लो
भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ लो, इन 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। भाई और बहनों के रिश्ते बहुत खास होते हैं, लेकिन शादी के बाद इनमें कई बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। 1. भाभी की नाराज़गी। भाई की शादी के बाद आपको सिर्फ अपनी माँ और भाई नहीं बल्कि अपनी भाभी का भी पूरा सम्मान और प्यार करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वो नाराज़ हो सकती हैं और ये नाराज़गी भाई तक पहुंच जाएगी, जिससे भाई शायद खुलकर कुछ न कहे लेकिन वो आपसे दूरी ज़रूर बना सकते हैं। 2. बहन को नज़रअंदाज करना। जिस तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से भाई का दिल जीत सकते हैं, वैसे ही बहन की अनदेखी करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। भाई का ये फ़र्ज होता है कि वो शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी सारी बातें समझनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 3. शादीशुदा ज़िंदगी में दखल देना। कई बार बहनें भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती हैं, जिससे रिश्ते में खटास आ जाती है। चाहे भाई बहन शादीशुदा हों या नहीं, बहन को भाई की निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। 4. रिश्तों में औपचारिकता। बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन का रिश्ता अनौपचारिक रहता है। वे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही रूठ से मनाते भी हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ भाई बहन इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। बेहतर होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल लेते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। 5. ताना मारने की आदत। कई बार भाई बहन का रिश्ता इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि बहनें हर समय भाई को ताना देती रहती हैं। शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि उसके अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर बहन हमेशा भाई को ताना मारेगी कि वो बदल गया है तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए बहन को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार बना रह सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।